नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैंने इकोनोमेट्रिक्स को शुरू किया है। आप सब में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर इकोनोमेट्रिक्स का हमारा बेस ही नहीं है, हम लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स या तो पढ़ा ही नहीं है और पढ़े हैं तो हमको समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, मैंने आपसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था इकोनोमेट्रिक्स के कि मैं इकोनोमेट्रिक्स को इतना ईजी करने वाला हूं जैसा कि इंडियन इकोनॉमी। आप मेरे ऊपर यकीन रखिए और मुझसे भी ज़्यादा अपने आप के ऊपर यकीन रखिए कि हम लोग ऐसा करके इसको दिखाएंगे। बस सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपने आप के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अपने माइंडसेट को बदलिए कि हम इसको कर सकते हैं। जब भी कभी किसी चीज़ को आप मन से सोचते हो कि ये मुझसे हो जाएगा तो वो आपसे हो जाता है, और जब आप ऐसा सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा तो आपसे होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात अपने माइंडसेट को बदलना है कि ये मुझसे होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपसे ही होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक चीज़ को बिल्कुल समझने का प्रयास करिए। आज पहला लेक्चर है बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स का, जिसमें हम आपसे बात करेंगे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, उसके बेसिक एजम्पशंस क्या है, और इसके बेसिक एजम्पशन से ही इकोनोमेट्रिक्स की शुरुआत होती है, जहां पे आप बेसिकली जो है सीखते हैं हेटेरोसेडास्टी के बारे में, आप सीखते हो ऑटो कोरिलेशन के बारे में, आप सीखते हो मल्टीकोलिनियरिटी के बारे में। तो सारी कहानी शुरू होती है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। तो ये लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है और इस चैप्टर के ऊपर आपका जो कंट्रोल है, आपकी जो पकड़ है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। तो दोस्तों, बस भगवान का नाम लेके इस क्लास को शुरू करिए और पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। यकीन मानिए, आप इस क्लास को देखने के बाद इस लेक्चर को आप दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा देंगे, अपने किसी दोस्त को पढ़ा देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आइए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपसे बात करेंगे कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आखिर में ये क्या है। देखो, जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, बेसिकली वो एक रिग्रेशन ही है जिसमें हम दो चरों के बीच संबंध की बात कर रहे हैं। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो कि यहां पे मैं लिखता हूं कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, और एक यहां पे मैं रखता हूं एरर टर्म्स। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा y है, ये बेसिकली है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपका x है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो बीटा है वो है आपका स्लोप कोफिशिएंट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप कोफिशिएंट। और आपका जो आपका अल्फा है वो है इंटरसेप्ट, ये है इंटरसेप्ट। और चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स मॉडल की, तो जहां पर एरर टर्म्स है वो एक स्टोकेस्टिक जो है वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं एरर टर्म्स। अब सबसे पहले इस रिग्रेशन मॉडल को या फिर इस इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को समझिए। सबसे देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप लोग किन्स को पढ़ते हो, तो किन्स में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने किन्स के कंजम्पशन फंक्शन में सीखा था कि C इक्वल टू C0 प्लस CY। इसका मतलब जो कंजम्पशन है वो आपका डिटरमाइन कर रहा है इनकम के ऊपर। यहां पे हमने इनकम को रखा, यहां पे हमने कंजम्पशन को रखा, और यहां पर जो बेसिकली C0 है ये आपका जो है वर्टिकल इंटरसेप्ट है, और ये जो C है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर जो है स्लोप है कंजम्पशन फंक्शन का। अब देखो, जब हम बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडल की, तो ये जो है आपका मैथमेटिकल मॉडल है C इक्वल टू C0 प्लस CY। लेकिन जब हम इकोनोमेट्रिक्स मॉडल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे C इक्वल टू C0 CY और प्लस इसमें एक एरर टर्म्स जोड़ेंगे। अब इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में हम एक एरर टर्म्स या ई को क्यों जोड़ते हो, देखो एरर टर्म्स हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स मॉडल मानता है कि जो आपका कंजम्पशन है वो पूरी तरीके से इनकम से डिटरमाइन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपका इनकम ही डिटरमाइन कर दे आपके कंजम्पशन को। इनकम के अतिरिक्त और भी चीजें होंगी जो कंजम्पशन को डिटरमाइन कर रही होंगी। वो आपका जो है स्टैंडर्ड्स हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, वो आपका एज हो सकता है, वो आपका जेंडर हो सकता है, आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको इंपैक्ट डालेंगी आपके कंजम्पशन के ऊपर। तो इसलिए एरर टर्म्स को ले लिया जाता है ताकि जो ऐसी चीजें, ऐसे वेरिएबल जो बेसिकली C को आप मॉडल में नहीं रखे हो, उसको भी वो इंक्लूड कर सके। इसलिए एरर टर्म्स है जो दिखाएगा कि जो चीजें आपकी Y एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कंजम्पशन में, वो एरर टर्म इसको एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पर जो हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, सेम यही चीज वो कहता है, जिसमें हम लोगों ने कहा कि Y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टर्म्स। इसका मतलब देखो सिंपल है, यही चीज है आपका, जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि Y है आपका
डिपेंडेंट वेरिएबल, जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो बीटा है वो स्लोप है, और ये जो अल्फा है वो आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है। बिल्कुल कहानी यही है, और ये है आपका एरर टर्म्स। अब इसको हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जब बात करेंगे, तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बेसिकली एक जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसमें एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को दिखाएगा। जैसे अगर मैं एक से ज्यादा वेरिएबल को ले लूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 और प्लस एरर टर्म। इसका मतलब यह है कि जो हमारी y है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सिर्फ x1 के ऊपर नहीं निर्भर कर रहा है, बल्कि x2 के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। यहां पर जो x1 x2 है, या यहां पर जो x है, इसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, इसको हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो y में चेंजेज है वो आपके x1 और x2 के द्वारा ही लाया जाएगा। तो बेसिकली x1 कितना चेंज लाएगा y में, ये इसका स्लोप कोफिशिएंट डिटरमाइन करेगा बीटा 1, और x2 कितना चेंज लाएगा वो बीटा 2। जैसे मान लो कि y यहां पर जीडीपी है, y जीडीपी है, तो x1 यहां पर एफडीआई हो सकता है, f2 यहां पे कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। तो एक या एक से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं, और इसी के बीच जो संबंध बताता है वो बताता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ध्यान से एक बार समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहां पर मैंने लिखा कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका yi, एंड वन ऑफ द मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग द लीनियर इक्वेशन। यहां पर देखो बीटा 0 है, बीटा 0 का मतलब मैंने क्या बोला कि वर्टिकल इंटरसेप्ट है, x1 है, x2 है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x1 का जो कोफिशिएंट है वो बीटा 1 है, और x2 का जो कोफिशिएंट है वो बीटा 2 है। इसी तरह xk का जो कोफिशिएंट है वो बीटा k है, और एरर टर्म्स को ui से भी आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि yi हमारा जीडीपी है, तो जीडीपी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या हो गया x1 का मतलब मान लो कि एफडीआई है, F2 का मतलब मान लो कैपिटल फॉर्मेशन है, XK का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन ये कितना इंपैक्ट जीडीपी पे डालेंगे वो डिटरमाइन करेगा x1 का कोफिशिएंट क्या है, x2 का कोफिशिएंट क्या है, या फिर XK का कोफिशिएंट क्या है। एक यूनिट अगर x बढ़ेगा तो कितना y में चेंज होगा ये बताएगा बीटा 1। तो यहां पर देखो yi क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो तुम्हारा x1 x2 ये जो है वो क्या हो गया इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इसको कहते हैं, और आपका बीटा 0 ये है आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट, और बीटा 1 बीटा 2 क्या है रिग्रेशन मॉडल का कोफिशिएंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्लोप होता है वही बेसिकली जो है बीटा 1 बीटा 2 होता है, इसको स्लोप कोफिशिएंट या रिग्रेशन का कोफिशिएंट कहते हैं। और जो UI है वो बेसिकली रैंडम एरर टर्म है, ये हमेशा रैंडम लिखते हैं। रैंडम का मतलब होता है स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक का मतलब है जो कि स्थिर नहीं हो, जो कि चेंज होता रहे, तो इसको स्टोकेस्टिक सर भी बोलेंगे, स्टोकेस्टिक टर्म भी बोलते हैं, इसको एरर टर्म्स भी बोलते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लो कि ये कहानी क्या हो रही है। अब सबसे पहले मैं देखता हूं कि जो बच्चों के दिमाग में ये आती है बात कि आखिर में क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की हम जब बात करते हैं तो इसको हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM क्यों कहते हैं, क्यों हम इसको CLRM बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है कि इसको हम क्लासिकल बोलते हैं। रिग्रेशन मॉडल तो समझ में आ रहा है, लीनियर भी समझ में आ रहा है, बट क्लासिकल के पीछे कारण क्या है। इट बेस्ड ऑन द अर्ली इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी। ये जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ये सबसे पहले वाली इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी के ऊपर बेस है, जिसको बेसिकली जो डेवलप किया था वो क्लासिकल स्टैटिस्टिशियन बेसिकली गॉस एंड मार्कोव ने। तो कई बार आप क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए गॉस मार्कोव थ्योरम भी शब्द यूज करते हो। तो जो गॉस मार्कोव थे ये दो अलग अलग स्टैटिस्टिशियन है जो बहुत ही अर्ली या क्लासिकल स्टैटिस्टिशियन है। चूंकि इन लोगों ने इसको डेवलप किया था इसलिए इसको क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या फिर गॉस मार्कोव आप जो है इक्वेशन भी कहते हैं या गॉस मार्कोव थ्योरम भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इट यूज स्ट्रिक्ट एजम्पशन अंडर विच ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड वर्क्स बेस्ट। अब देखो ये सेकंड वाली लाइन को आपको अगर कभी कोई मैट्रिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपके ऊपर से बाउंस होगा, बट जब मैं हूं तो बाउंस होने ही नहीं दूंगा। देखो सेकेंड लाइन ये कह रहा है कि जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसके कुछ बेसिक अजम्पशंस है जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे करने जा रहा हूं। मैं सारे अजम्पशन को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि अगर जो ये अजम्पशन है इसके मान लो 7 8 10 अजम्पशन है जिसमें इंपॉर्टेंट 7 हैं जिसकी मैं चर्चा अभी कर रहा हूं आपसे, अगर इन सातों अजम्पशंस को हम फुलफिल करते हैं तो जो ये स्ट्रिक्ट एजम्पशंस को अगर हम फुलफिल कर लें तो इसमें जो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर है जो OLS है वो सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर ये OLS क्या है और ये अब सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, इसका मतलब क्या है। बहुत ध्यान से समझो।
देखो पूरे इकोनोमेट्रिक्स की एक सिंपल सी कहानी है। पूरे इकोनोमेट्रिक्स की कहानी ये है कि हमको मान लो कि इंडिया के विषय में डिसीजन लेना है। जैसे मान लो कि मुझे ये बताना है कि इंडिया में बेसिकली जो सेक्स रेशियो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, या इंडिया की पर कैपिटा इनकम घट रही है या बढ़ रही है, या फिर इंडिया में जो लोगों की कंजम्पशन कैपेसिटी है या डिस्पोजेबल इनकम है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको हमको पता लगाना है। क्योंकि इंडिया में 1 अरब 43 करोड़ 40 करोड़ लोग हैं, तो इसको पता लगाना आसान नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को लेते हैं। अब पॉपुलेशन लेने का तरीका क्या हुआ, पॉपुलेशन लेने का तरीका क्या हुआ, सबसे देखो पहले पॉपुलेशन होगा, इसको लिखते कैसे हैं, पॉपुलेशन को लिखने का तरीका हुआ तुम्हारा पॉपुलेशन का y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टर्म। देखो ये हमेशा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ये इंडिया के विषय में है। अब इंडिया के विषय में है तो मतलब ये वाई आई, ये जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये निर्भर करता है अल्फा और बीटा और एक्स के ऊपर। अब एक्स क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। ये आपका एरर टर्म्स हो गया, ये आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया, ये हो गया स्लोप कोफिशिएंट। चूंकि इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते 1 अरब 40 करोड़, इसलिए हम उसको पता लगाने के लिए सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग में एक छोटा सा सैंपल लेंगे और हम आसानी से फोरकास्ट करेंगे। अब इसको जब हम सैंपलिंग लेंगे तो इसके लिए शब्द यूज करेंगे, y के ऊपर हेड लगाएंगे, अल्फा के ऊपर हेड लगाएंगे, बीटा के ऊपर हेड लगाएंगे, x लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे एरर टर्म्स हेड। देखो जहां पर ये हेड लिख दिया गया वो आपका हो गया सैंपल रजिस्ट्रेशन, सैंपल जो है आपका रिग्रेशन फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा सैंपल रिग्रेशन। क्योंकि यहां पर 1 अरब 40 करोड़ की हम जानकारी नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ के अगर डेटा इकट्ठा करना होगा तो बहुत ज्यादा मुझे समय चाहिए, बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों से डिसीजन ले लिया और कुछ लोगों के विषय में आंकड़े इकट्ठा किए। इसको हम लोगों ने कहा सैंपल जो है आपका इसका जो है फंक्शन है, ये आपका सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन ये क्या होगा, रियल डेटा के ऊपर बेस होगा। ये जो तुम्हारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होगा, क्योंकि ये रियल होगा नहीं तो इसलिए ये हमेशा हाइपोथेसाइज होता है, इसको ध्यान से समझना। यहीं पे कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये जब है तो इसके विषय में जरूरत क्या पड़ी। ये जो आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है वो हमेशा हाइपोथेसाइज होता है। मतलब हम भारत के पर कैपिटा इनकम के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में, या फिर डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, सेविंग के बारे में पहले ही हाइपोथेसाइज तरीके से मान लिया कि ये होगा। लेकिन ये हमारे एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस है, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा जो है सैंपल से निकला हुआ हमारा मॉडल है या रिग्रेशन फंक्शन है। अब देखो हमको एक्चुअल में क्या पता लगाना है, हमको एक्चुअल में पता लगाना है इंडिया के बारे में, वाई का मतलब मुझे इंडिया के डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पता लगाना है या इंडिया के कंजम्पशन के विषय में पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए हमको चाहिए अल्फा और बीटा। क्यों, क्योंकि एक्स तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पता है इनकम कितनी है, बट हमको अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा और बीटा चूंकि पता लगेगा ही नहीं, इसलिए हम पॉपुलेशन के न लगा के सैंपल का अल्फा हेड और बीटा हेड पता लगाते हैं। अल्फा हेड को इसलिए पता लगाएंगे क्योंकि अल्फा हेड के आधार पे इस अल्फा को हम प्रेडिक्ट कर सके और इस बीटा हेड से इस बीटा को प्रेडिक्ट कर सके। इसलिए अल्फा और बीटा हेड को हमेशा हम बोलते हैं एस्टिमेटर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अल्फा हेड और बीटा हेड को हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेटर। कारण क्या है, क्योंकि हम इस एस्टिमेटर से इस एस्टिमेट को पता लगाना चाहते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या हो गया, ये तुम्हारे हो गए पॉपुलेशन के पैरामीटर। अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन के पैरामीटर, जो बेसिकली हमारे सैंपल के स्टैटिस्टिक, इसको अल्फा हेड और बीटा हेड को स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इसके आधार पे उसको हमको प्रेडिक्ट करना होता है। तो चूंकि हम अल्फा हेड से अल्फा को प्रेडिक्ट करेंगे, बीटा हेड से बीटा को प्रेडिक्ट करेंगे और उसके बाद हम वाई को निकाल लेंगे। तो यहां पर जो मेथड रहा हमारा वो रहा कि हमको एस्टिमेटर को पता लगाना है। एस्टिमेटर क्या है, जिसके माध्यम से एस्टिमेट्स हो, मतलब अल्फा हेड और बीटा हेड एस्टिमेटर्स हैं और इसके माध्यम से अल्फा और बीटा को जो एस्टिमेट्स हैं उनको पता लगाना है। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि जो एस्टिमेटर होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, वो गुड होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये एस्टिमेटर है अल्फा हेड और बीटा हेड, इसको पता लगाने के ढेर सारे तरीके हैं। जैसे एक मेथड है जो बहुत यूज होता है, OLS मेथड, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड LS यूज होता है। फिर जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड यूज होता है। फिर जो है इसके लिए आपका डबल SL मॉडल यूज होता है। फिर जो है इसमें ढेर सारे मॉडल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, बट हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हम सिंपल तरीका है कि अल्फा हेड और बीटा हेड जो एस्टिमेटर है उसको पता लगाने के लिए ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड अगर यूज करें तो ये कह रहा है कि उन एजम्पशंस को अगर दिया गया हो जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का,
तो जो हमारे ओएलएस के एस्टिमेटर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अंडर दीज एजम्पशन जो ओएलएस एस्टिमेटर क्या हो गए, अल्फा हैट और बीटा हैट, क्योंकि इसी के आधार पे हम पॉपुलेशन के अल्फा और पॉपुलेशन के बीटा को पता लगाना चाहते हैं। तो ये जो ओएलएस के एस्टिमेटर हो गए अल्फा हैट और बीटा हैट, वो ब्लू होते हैं। ब्लू का मतलब होते हैं बेस्ड लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब ये बेस्ड होते हैं, इनका मिनिमम वेरिएंस होता है, ये बहुत इफेक्टिव काम करते हैं, जिसके विषय में किसी दिन आपसे चर्चा करूंगा। बस आज बस इतना समझ लो कि अगर हम ओएलएस जो बेसिकली क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के सारे बेसिक एजम्पशंस को हम फुलफिल करें और ओएलएस मेथड से, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड जिसके विषय में मैं बात करूंगा, उससे अगर आप अल्फा हैट और बीटा हैट को पता लगा दे तो ये सबसे बेस्ट एस्टिमेटर होंगे। और जितने भी एस्टिमेटर्स होंगे ये सबसे बेस्ट होंगे, इसीलिए हम इनको ब्लू कहते हैं। बेस्ट ब्लू का मतलब है बेस्ट जो है होंगे आपके लीनियर होंगे, अनबायस्ड और एस्टिमेटर होंगे। बेस्ट होंगे, लीनियर होंगे, अनबायस्ड, एस्टिमेटर होंगे, जिसके विषय में आपसे बात करेंगे। तो कहानी अब ये रही कि हमको बेसिक एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को समझाइए। बेसिक एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर मॉडल। तो जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, आपको समझ में आ गया कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है। द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन द सर्टेन एजम्पशन एज स्पेसिफाइड बिलो। अ रिग्रेशन मॉडल फुलफिल द फॉलोइंग एजम्पशन, इट कॉल्ड द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। द एजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर मॉडल इज बिलो। अब देखो जो क्लासिकल लीनियर जो रिग्रेशन मॉडल है उसके कई एजम्पशंस हैं, जिसके एक एक एजम्पशंस को आपको समझना है और एक एक एजम्पशंस के आधार पे इकोनोमेट्रिक्स की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के पहले एजम्पशंस को समझते हैं। एजम्पशंस नंबर 1, एजम्पशंस नंबर ये कहता है कि द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर। बहुत ध्यान से सुनो। अब कह रहा है कि जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है, जैसे y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स और एरर टर्म्स। अब ये पहला एजम्पशन कह रहा है कि जो आपका रिग्रेशन मॉडल है वो आपका लीनियर इन पैरामीटर है। देखो यहां पर जो पैरामीटर कहे जाते हैं वो अल्फा और बीटा को पैरामीटर हम कहते हैं। जो तुम्हारा ये है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, हम एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं एरर टर्म्स, और अल्फा और बीटा को बोलते हैं हम पैरामीटर। मतलब जो अल्फा और बीटा के ऊपर जो पावर होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। कभी भी ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, कभी भी ये क्यूब नहीं हो सकता है, कभी भी ये रूट में नहीं हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा एक्स है वो स्क्वायर और रूट हो सकता है। मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो हो सकते हैं नॉन लीनियर, लेकिन जो तुम्हारे पैरामीटर या कोफिशिएंट और वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो कभी भी हमेशा 1 पावर होंगे, मतलब वो लीनियर होंगे। रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर, इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। जो तुम्हारे y और x है ये जरूरी नहीं है कि लीनियर हो, इनके ऊपर रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, इनके ऊपर जो है लॉगरिथम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इक्वेशन इज गिवन लीनियर इन पैरामीटर एज वेल एज वेरिएबल इन द शोन इक्वेशन। जैसे मान लो कि यहां पर कहानी है, जैसे y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स स्क्वायर। ये जो तुम्हारा है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ऊपर फिट बैठता है। देखो जो x है वो तुम्हारा लीनियर नहीं है, लेकिन बीटा 0 और बीटा 1 लीनियर है क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है। यहां पर देखो जो कहानी है y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1, और यहां पर हमने x को लॉग ले लिया है, तो ये भी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। लेकिन ये देखो y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर है, तो ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि जो बीटा 0 और बीटा 1 होगा, बीटा 0 और बीटा 1 ये दोनों के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 होगी। इसका मतलब रिग्रेशन मॉडल मस्ट बी लीनियर इन कोफिशिएंट। जो रिग्रेशन मॉडल है वो कोफिशिएंट को लेके जाओगे, स्लोप को लेके जाओगे तो वो लीनियर होगी। मतलब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो ये स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और यही क्या होता है आपका बीटा होता है। बीटा जो है हमेशा लीनियर होगा, मतलब मैक्सिमम पावर 1 होगा। जो वेरिएबल है y और x बेसिकली इनके ऊपर रूट हो सकता है, लॉगरिथम ले सकते हो। ये कह रहा है कि नॉट अलाउड, क्योंकि देखो हमने बीटा के ऊपर स्क्वायर दे दिया है। इसका मतलब बीटा 1 मैक्स द मॉडल नॉन लीनियर इन पैरामीटर। तो पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो पहला बेसिक एजम्पशन हमारे सामने आया कि जो उसके पैरामीटर होते हैं वो लीनियर होते हैं, मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम पावर विल बी 1, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि लीनियर हो। एजम्पशंस नंबर 2, जो तुम्हारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है x वो फिक्स होता है रिपीटेटेड सैंपलिंग के ऊपर। जैसे मान लो कि हमारा इंडिया है और इंडिया पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, उसमें 4-5 लोगों ने हम लोगों ने सैंपलिंग की। तो जब सैंपलिंग की तो ये कैसे कहानी आया, पहले था y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टर्म्स था। अब मान लो किसी एक व्यक्ति ने इसकी सैंपलिंग की, अब मान लो ये हो गया वाई आई और यहाँ पे हैट इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट एक्स प्लस एरर टर्म्स हैट। अगर मान लो किसी दूसरे ने इसको किया और यहां पर वाई आई के जगह पे, यहां पर आई के जगह पे हम वाई जे कर ले, तो अल्फा जे हैट प्लस बीटा जो है जे हैट और एक्स आई प्लस है,
तो जो ये देखोगे xi होगा डिफरेंट सैंपल का रिपीटेटेड सैंपलिंग का, वो बेसिकली फिक्स्ड होगा। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चेंज नहीं होता है। देखो कभी भी जो हैट हम लगाते हैं वो बीटा हैट पे लगाएंगे एरर टर्म्स में, लेकिन xi के ऊपर और ये पॉपुलेशन का वो बराबर होगा। मतलब जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जो तुम्हारा x है, बहुत ध्यान से समझो, ये हमेशा ही नॉन स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक का मतलब चेंज हो जाए, नॉन स्टोकेस्टिक का मतलब है नॉन रैंडम, जो कि फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट रहे। इसका मतलब हमेशा समझो कि जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में जो xi लेते हैं और जो हम हमेशा सैंपल में जो xi लेते हैं, आप देखो हर जगह हैट लगा, यहां पर हैट लगा, यहां पर हैट लगा, यहां पर हैट, लेकिन कभी भी xi और ये एक ही होगा। मतलब रिपीटेटेड सैंपलिंग में जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो चेंज नहीं होंगे, वो होंगे बेसिकली नॉन रैंडम, नॉन स्टोकेस्टिक या फिर फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट। सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ x, तो जो हमारा x है, जो बेसिकली इनकम है, वो इनकम जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो हर सैंपल में वही रहेगा, इनकम ही रहेगा। मतलब जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो नॉन स्टोकेस्टिक होगा या फिर वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। फिर देखो एजम्पशन नंबर 3, जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस एरर टर्म्स। अब देखो जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस सबसे बड़ी बात है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ढेर सारे एजम्पशन एरर टर्म्स के ऊपर है। अब एरर टर्म्स का जो मीन वैल्यू है, अगर मैं उसका डिस्टर्बेंस देखूं या एरर टर्म्स का, तो वो मीन वैल्यू जीरो आता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि गिवन द वैल्यू ऑफ x, द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म इज ei इक्वल टू जीरो। जो तुम्हारा एरर टर्म्स है उसके लिए एक शब्द और भी यूज किया जाता है, रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म, इसको व्हाइट नॉइज टर्म्स भी कहते हैं। ये हमेशा हमेशा जो इसका मीन वैल्यू होगा वो जीरो होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं समेशन करूं और एरर टर्म्स को ei लिखूं और गिवन x देखूं तो ये जी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कंडीशनल मीन होगा एरर टर्म्स का वो जीरो होगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये हमने लिया, ये हमने यहां पे इनकम लिया, यहां पे कंजम्पशन लिया। अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि किसी व्यक्ति की इनकम 8000 है, तो वो 8000 इनकम के ऊपर कोई व्यक्ति यहां जो है कंजम्पशन कर रहा होगा, कोई यहां कंजम्पशन कर रहा होगा, कोई यहां। मतलब कुछ लोग 8000 इनकम में से कुछ लोग उधार लेके और ज्यादा कंजम्पशन कर रहे होंगे 12000 का, और कुछ लोग सेव कर रहे हैं। तो कुछ जो आपका जो वेरिएशन से ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा। फिर इसी तरीके से 10,000 के इनकम पे जाओगे तो कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे। तो अगर मैं इनका डिस्टर्बेंस टर्म है जो एरर टर्म्स का, उसका मीन लगाऊं तो कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव, कुछ पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं उसका समेशन कर दूं तो समेशन ऑफ जो हमारे एरर टर्म्स हैं, अगर आपके गिवन x है तो वो जीरो होंगे। मतलब जो हमेशा समझो कि गिवन द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, अगर वो दिया हो तो जो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म का वो जीरो होगा। मतलब हमेशा समझिए जो आपका डिस्टर्बेंस या एरर टर्म्स है वो आपके इस लाइन से, जो आपका पॉपुलेशन या फिर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, उसके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो निगेटिव। तो जब का सबका समेशन करोगे तो मीन निकालोगे तो क्या होगा? जीरो होगा। तो इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिस्टर्बेंस टर्म है उसका जो मीन लोगे वो जीरो होगा, मीन जीरो होगा। तो आप समझ रहे हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन एंड बिलो ऑफ द मीन वैल्यू इज नथिंग इज द एरर। देखो सिंपल लिखा है कि द डिस्टेंस एबव एंड बिलो द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के जो ऊपर या फिर नीचे है वो एरर टर्म्स है। तो जब उसका एवरेज निकालोगे तो वो क्या होगा डेविएशन का? वो आपका हो जाएगा जीरो। तो कुल मिला जुला के जो जीरो मीन आपका डिस्टर्बेंस है, ये इसकी चौथी नंबर की एजम्पशन, तीसरी नंबर की एजम्पशन है। चौथा एजम्पशन है कोवेरिएंस बिटवीन ei एंड xi इज जीरो। द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज नॉट कोरिलेटेड विद द डिस्टर्बेंस टर्म एरर टर्म्स, दिस एजम्पशन रिक्वायर दैट ui एंड xi जीरो। अब बहुत ध्यान से समझो, ये एक बेसिक एजम्पशन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोवेरिएंस बिटवीन ei एंड xi जीरो। जैसे मान लो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x और प्लस एरर टर्म्स। अगर देखो ये हमारा इकोनोमेट्रिक्स मॉडल दिया है, अब ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है x और यहां पे ये एरर टर्म्स है। y को डिफाइन कौन कर रहा है? x। y क्या है? तुम्हारा कंजम्पशन। x क्या है? तुम्हारी इनकम। लेकिन अगर सोचो कि अगर ये एक साथ रिलेशन आ जाए, किसके किसके बीच रिलेशन हो जाए? x और एरर टर्म्स के बीच में। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म्स अगर ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हो गए, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? कोवेरिएंस का मतलब एक साथ चेंज हो,
आप समझ रहे हैं, वेरिएंस का मतलब होता है मीन से डेविएशन, कोवेरिएशन का मतलब दो चरों के बीच एक साथ जो चेंजेस। तो अगर ui और xi एक साथ चेंज हो गए, द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज नॉट कोरिलेटेड, डिस्टर्बिंग टर्म से कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं, दिस एजम्पशन रिक्वायर्ड कि ui xi जीरो, मतलब u और x के बीच जो कोवेरिएंस है वो जीरो होना चाहिए। In other words, the covariance between error terms and explanatory variable is zero. The assumption is automatically fulfilled. X is the non-stochastic. It requires that X is the kept fixed in the repeated assembly. इसीलिए कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा X वैल्यू है ये नॉन स्टोकेस्टिक या फिक्स है, क्योंकि ये U के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जो पिछला एजम्पशन था, देखो सारे एजम्पशन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मैंने क्या बोला था कि जो आपका जो सेकेंड था वो नॉन स्टोकेस्टिक है। नॉन स्टोकेस्टिक का मतलब है कि अगर ये फिक्स है, अगर ये फिक्स है, अगर ये फिक्स है, अगर ये xi फिक्स्ड है और ui के साथ, तो इसका मतलब ये चेंज होगा नहीं। अगर ये इसके साथ चेंज हो गया तो प्रॉब्लम आएगी आपकी कोवेरिएंस की। तो कोवेरिएंस आपके एरर टर्म्स और xi के बीच जीरो होना चाहिए, मतलब इसके चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा। एरर टर्म्स मतलब क्या हो गया, इनकम को प्रभावित कौन कर रहा है, कंजम्पशन को प्रभावित कर रहा है इनकम। ये बता रहा है कि कुछ और भी वेरिएबल हैं इनकम को छोड़ के जो इसको प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोवेरिएंस में आ जाए, मतलब एक को दूसरे प्रभावित करने लगे, तो इसका इंपैक्ट आप इसके ऊपर देख नहीं पाओगे। इसलिए कोवेरिएंस इन दोनों के बीच जीरो होना चाहिए। एक्स फिक्स्ड होगा, अगर एक्स फिक्स्ड होगा तो इसके साथ ये चेंज होगा नहीं, तो कोवेरिएंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर देखो एक और भी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग प्रॉब्लम में आ जाते हो, प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसेडास्टी। हमेशा जो कहता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कि होमोसेडास्टी होना चाहिए, बट यहां पर हम कहानी कर रहे हैं होमोसेडास्टी। अगर होमोसेडास्टी नहीं है तो एक प्रॉब्लम आ जाती है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, हेटेरोसेडास्टी। तो हेटेरोसेडास्टी को कई बार हम लोग पढ़ते थे एचटी का प्रॉब्लम करते थे हेटेरोसेडास्टी। हेटेरोसेडास्टी का मतलब क्या होता है, अनइक्वल वेरिएंस। होमोसेडास्टी का मतलब होता है इक्वल वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है मीन से डेविएशन। अगर तुम्हारी ये मीन वैल्यू है तो मीन से कितना डेविएशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं वेरिएंस। तो ये कह रहा है कि हमेशा द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन रिगार्डेड एक्स। कह रहा है कि जो वेरिएंस ऑफ, देखो ये भी एजम्पशन एरर टर्म्स के ऊपर है, जो एरर टर्म्स का वेरिएंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सभी सैंपल में जितने भी आप ऑब्जर्वेशन लेंगे उसमें आपका एरर टर्म्स का जो वेरिएंस होना चाहिए फिक्स होगा। अगर वो चेंज हो जाए, अगर वेरिएंस एरर टर्म्स का चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी हेटेरोसेडास्टी की। अगर वेरिएंस इक्वल है तो वो होमोसेडास्टी है। मतलब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मानता है कि जो आपके डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, ढेर सारे आपने सैंपलिंग किए, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो आपके एरर टर्म्स है उनके बीच जो बेसिकली जो वेरिएंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर एक एग्जांपल देखो, हमने इनकम लिया है यहां पे 10, 20 और 30, और एरर टर्म्स का अगर हम डिविएशंस देख रहे हैं या फिर हम उसका वेरिएंस देख रहे हैं तो +2 -2 है, यहां पर भी +-2 है, मतलब ये ऊपर नीचे क्या जा रहा है, +2। लेकिन यहां पर देखो अगर वेरिएंस इज द कांस्टेंट, अगर ये वेरिएंस 2 के बराबर है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके वहां होमोसेडास्टी है। लेकिन अगर ये वेरिएंस चेंज हो जाए, जैसे क्या हो गया, एक्स का यहां रहता +2 -2, यहां +5 -5, यहां -+10, तो ये देखो सारे चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हेटेरोसेडास्टी की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जो एरर टर्म्स हैं उनका वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं कि वेरिएंस, इसको लिखते कैसे, वेरिएंस आपका ui या ei गिवन xi इक्वल टू आपका होगा सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं यही लिखूं कि वेरिएंस ui गिवन xi और यहां पर मैं रखूं वेरिएंस xi स्क्वायर, तो अगर xi के साथ यहां पर xi कर दूं तो एक प्रॉब्लम हेटेरोसेडास्टी के आगे। हमेशा जो आपका सिग्मा स्क्वायर होगा ये कांस्टेंट होगा, ये कभी भी सिग्मा i स्क्वायर या सिग्मा j स्क्वायर नहीं होगा। ये सारे ऑब्जर्वेशन के लिए जो बेसिकली वेरिएंस होगा एरर टर्म्स का वो कांस्टेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं होमोसेडास्टी। अब देखो एक और भी प्रॉब्लम आप पढ़ोगे, नो ऑटो कोरिलेशन। अब ये और भी मजेदार है, नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन डिस्टर्बेंस, मतलब दो डिस्टर्बेंस टर्म के बीच किसी तरह का ऑटो कोरिलेशन। एक होता है कोरिलेशन, एक दूसरे के बीच कितना संबंध है, दो चार एक दूसरे से कैसे जुड़े। ऑटो कोरिलेशन का मतलब ऑटोमेटिक जुड़े। जैसे मान लो कि दो हमारे पास ui एंड uj दो हमारे पास क्या है, एरर टर्म्स है। जैसे देखो yi इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xi और प्लस एरर टर्म्स आई है। एक दूसरा हमने सैंपल लिया yj इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xj प्लस एरर टर्म्स j। अब ये जो दो एरर टर्म्स है अलग अलग के हैं, ये पहला एक तुम्हारा है एरर टर्म्स, ये दूसरा, ये पहले सैंपलिंग का है, ये दूसरे सैंपलिंग का, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए।
देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू एरर टर्म्स, दो एरर टर्म्स आपस में कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, दिस एजम्पशन ऑफ द ऑटो कोरिलेशन। तो कोवेरिएंस बिटवीन यू आई एंड यू जे इजकल टू जीरो इफ आई इजकल टू नॉट जे, अगर आई और जे एक दूसरे के बराबर नहीं है तो अब कभी भी यू आई और यू जे के बीच कोवेरिएंस क्या होगा, जीरो का, मतलब एक साथ चेंज नहीं होगा। इट इंप्लाइज दैट देयर इज नो सिस्टमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू एरर्स, दिस एजम्पशन इंप्लाइज दैट द एरर टर्म्स यू आई इज रैंडम। इसका मतलब सिंपल समझो कि जो एरर टर्म्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, दो एरर टर्म आपस में संबंधित नहीं होते हैं। हम डिफरेंट सैंपलिंग लेंगे, जो एरर टर्म्स होंगे वो आपस में संबंधित नहीं होंगे बल्कि वो रैंडम होंगे, इसीलिए बोलते हैं इसको व्हाइट नॉइज टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, रैंडम टर्म, नॉन स्टोकेस्टिक, सॉरी स्टोकेस्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी फिक्स नहीं होंगे और ये डिफरेंट जितने भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे यू आई और यू जे डिफरेंट होंगे, कोवेरिएंस इन दोनों के बीच जीरो होगा। तो इसी को हम बोलते हैं नो ऑटो कोरिलेशन। नो ऑटो कोरिलेशन का मतलब ही हो गया कि दो एरर टर्म्स आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे। ओके, एजम्पशन नंबर 7 आओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप रिसर्च करने जाओगे एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है मल्टीकोलिनियरिटी की। मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब तब है कि जैसे मान लीजिए आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, जैसे हम कहते हैं y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 और प्लस एरर टर्म्स। अब दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं यहां पर x1 और x2, अब ये एक दूसरे में लीनियर रूप से रिलेटेड नहीं हो। जैसे मैं अगर ये बोल दूं कि x1 इक्वल टू 1/2 x2, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इनके बीच ऐसा रिलेशन है तो देखोगे क्या होगा, y इक्वल टू मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा और x1 की जगह पे मैं लिख दूंगा 1/2 x2 और प्लस मैं लिख दूंगा बीटा 2 x2 और प्लस एरर टर्म। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा किस में आ गया, x2 के रूप में। ये x1 देखो खत्म हो गया क्योंकि x1 की जगह पे मैंने x2 कर दिया। इसका मतलब ये दोनों एक ही बन गए, मतलब जो आपके जैसे कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस बी वाई प्लस बीटा वाई डब्ल्यू, ये इनकम है और यहां पे ये वेल्थ है। लेकिन इनकम और वेल्थ अगर ये क्या हो गए, लीनियरली हो गया, परफेक्ट लीनियर रिलेशन आ गया। मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट जो है लीनियर रिलेशनशिप हो गया आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में। दोनों वेरिएबल अगर एक दूसरे से संबंधित हो गए, अगर मैं y इक्वल टू लिख दिया 3y w, तो यहां पे y को w को y के रूप में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब इनकम का इफेक्ट आप पता ही नहीं लगा पाओगे, या तो तुम वेल्थ के रूप में इंपैक्ट देखोगे सी के क्या पड़ा फिर, या फिर y में। क्यों, क्योंकि y w में और w y में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखो x1 और x2 था, लेकिन x1 इक्वल टू मैं 1/2 x2 लिख दिया तो यहां पे क्या हो गया, बीटा 1/2 x2 और यहां भी x2, तो x1 तो पूरा का पूरा गायब हो गया। इसका मतलब ये होता है परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, जिसके ऊपर पूरी लेक्चर होगा तब आपको समझ में आएगा। मतलब आप ये समझिए कि दो आपके बेसिकली जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जैसे मान लो कि जीडीपी को प्रभावित दो लोग कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने कहा एफडीआई और यहां पे मैंने कहा कि एफडीआई के अतिरिक्त जो है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन और एफडीआई दोनों में जो रिलेशन हो, अगर वो परफेक्ट लीनियर रिलेशन होगा तो हम अलग अलग इंपैक्ट नहीं देख पाएंगे इनकम जीडीपी के ऊपर कि क्या एफडीआई डाल रहा है और क्या जो है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। हम सिर्फ एक का ही इंपैक्ट डाल पाएंगे क्योंकि दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम आती है आपकी मल्टी। एक 8वां नंबर का है कि नो स्पेसिफिक बायस या एरर, मतलब जो रिग्रेशन मॉडल इज करेंटली स्पेसिफाइड होना चाहिए, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन एरर मॉडल। मॉडल को लगाते समय हमको देखना पड़ेगा कि कोई इसमें बायस ना हो, एक स्पेसिफाइड मॉडल होना चाहिए। अगर आपके मॉडल में स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा तो आपका पूरा का पूरा मॉडल ही गड़बड़ होगा। तो आज के क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक चीज को आपको बताया जो कि अब सबके ऊपर लेक्चर होंगे, जैसे ऑटो कोरिलेशन के ऊपर 2-2 लेक्चर, मल्टीकोलिनियरिटी के ऊपर 2-2 लेक्चर, हेटेरोसेडास्टी के ऊपर 2-2 लेक्चर, वेरिएंस के ऊपर। तो जब तक पूरा डेप्थ में आप नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ आएगा, बट दिस इज द बेसिक क्लास, इसको आपको जरूर समझना चाहिए था। मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 6307374827। इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में और आपका यूपीएससी में और गेट में हम आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।